Good morning to you all. And in the previous video of geography, we got introduced with the solar system. किस तरह का हमारा गैलेक्सी है, द मिल्की वे गैलेक्सी, द शेप्स डिफरेंट वंस, द स्पाइरल, द एलिप्टिकल, ओके, एंड आर गैलेक्सी. फिर और कौन कौन से यूनिवर्सल हेवनली बॉडीज़ हैं, हाउ दे वर्क, और सन के चारों तरफ कैसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं सारे सेलेस्टियल बॉडीज़. ये सब कुछ हम लोगों ने अभी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में देखा था. नाउ टुडे वी विल नो समथिंग मोर अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल आर प्लैनेट अर्थ. हम लोग जिस अर्थ पे रहते हैं ये बहुत ही परफेक्ट डिस्टेंस पे है सन से. ओके, करीब 24 आवर्स, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली द 24 आवर्स, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स लगते हैं अर्थ को अपना एक पूरा रिवॉल्यूशन रोटेशन कंप्लीट करने में. एंड दैट ऑल्सो टेक्स द सेम टाइम व्हेन इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द ईयर. तो ये साल भर में 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं टू मूव ऑल अराउंड द सन. और ये जो 6 आवर्स के बाद और भी 18 आवर्स हमारे रह जाते हैं, तो वो 4 ईयर्स में एडअप होकर के और एक 1 डे इंक्रीज़ कर देते हैं. दैट फॉर्म्स द लीप ईयर. तो लीप ईयर में 366 डेज इसी के कारण होते हैं, क्योंकि हर दिन एग्जैक्टली 24 आवर्स नहीं लगता अर्थ को अपने रोटेशन में. तो जो टाइम बच जाता है उसे 4 ईयर्स में ऐड करके वो 18 आवर्स और एक दिन एक्स्ट्रा, ये 6 आवर्स के साथ 24 आवर्स मिलके बन जाते हैं. तो वो एक दिन एक्स्ट्रा फेब में इन द लीप ईयर यू कैन सी द 29 डेज इन फेब्रुअरी. ओके, सो बहुत सारे ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जिसके कारण अर्थ जो है वो बिल्कुल अलग है बाकी दूसरे प्लैनेट से. सबसे पहली चीज़ जो लोकेशन है हमारे प्लैनेट का, द डिस्टेंस एग्जैक्टली फ्रॉम द सन, वो न तो बहुत ज़्यादा गर्म है और न ही बहुत ज़्यादा ठंडा है. बिल्कुल ज़्यादा गर्म हो जाने पे इट्स नॉट लाइक एज मर्क्यूरी एंड नॉट एज कोल्ड एज नेपच्यून, कि बस पूरा का पूरा प्लैनेट जमा ही हुआ रहे. ये बहुत ही परफेक्ट डिस्टेंस है. देन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर हमारे यहाँ 71% सरफेस एरिया को कवर करता है. और अगर हम स्पेस से देखें तो हमारे अर्थ का कलर ब्लू इसी के कारण नज़र आता है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वाटरी प्लैनेट और द ब्लू प्लैनेट. ओके, ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑल ओवर इट इन अराउंड 71%. देन द ब्लैंकेट ऑफ द एयर, जो पूरा कवरिंग है प्लैनेट अर्थ के ऊपर पूरे तरफ से, हर तरफ से, दैट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फियर. एंड दैट इज़ द परफेक्ट वन, वेरी सुटेबल वन, जो प्रोवाइड करता है सारे ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स को ब्रीथ करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर एंड प्रॉपर गैसेस. ओके, सो दिस एटमॉस्फियर इज़ नॉट अवेलेबल इन एनी अदर प्लैनेट. ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है वो केवल अर्थ में है, जो हमें ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन द आउटर रॉकी सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज़ कॉल्ड द लिथोस्फेयर, जो सबसे ऊपर का स्फेयर होता है अर्थ का, द लिथोस्फेयर, दैट इज़ ऑफ सॉइल. वहाँ वो पूरा जो स्फेयर है वो फर्स्ट वन दैट इज़ मेड अप ऑफ सॉइल, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं. अगर सॉइल ही नहीं होगा तो खेती कहाँ होगी. सो दिस सॉइल इज़ द सोर्स ऑफ agriculture and all the plant life in our planet. Then the combination of ever changing surface, presence of air and water along with moderate temperature has made life possible on earth. हमारे यहाँ का टेम्परेचर बहुत मॉडरेट है, यानी कि न ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे गर्मी है न बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ठंड है. बहुत संभला हुआ, बहुत ही कंट्रोल्ड क्लाइमेट है, जिसके कारण यहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकता है. देन इफ़ वी टॉक अबाउट द सैटेलाइट नेक्स्ट, स्टार्स आर ऑल्सो देयर. स्टार्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्लैनेट्स, क्योंकि स्टार जो होते हैं वो बहुत दूरी पे हैं और वो ट्विंकल करते हुए हमें नज़र आते हैं, है ना, बिकॉज दे हैव देयर लाइट्स एंड दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अस. जो हॉट ग्लोइंग गैसेस हैं, जो स्टार्स का अपना लाइट है वो उसके हॉट ग्लोइंग गैसेस के कारण है और जिससे वो जलता हुआ दिखता है. द सन, दैट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार, सबसे नज़दीक का स्टार हमारा क्या कौन सा है, सन है.
और जो एटमॉस्फेयर है, जो दूर से जिन स्टार्स हमें दिखते हैं वो भी इसी सन की तरह से जल रहे हैं, बिल्कुल हॉट वन दे आर। और ये एटमॉस्फेयर का जो डिफरेंट लेयर है जिसको क्रॉस करते हुए उसका लाइट हम तक आता है, इसीलिए वो ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं। देन द नेक्स्ट हेवनली बॉडी विच वी हैव टू टॉक अबाउट आर द सैटेलाइट्स। सैटेलाइट का मतलब होता है अटेंडेंट, जो साथ साथ घूमता रहे, है ना। इट्स अ स्मॉल सेलेशियल बॉडी, या ये आर्टिफिशियल वंस भी होते हैं सैटेलाइट्स आजकल। ये जो डिवाइस होते हैं वो प्लैनेट के ऑल अराउंड घूमते रहते हैं। जिस तरह सन के ऑल अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे ही प्लैनेट्स के चारों तरफ सैटेलाइट्स मूव करते हैं। इधर दे आर द नेचुरल वंस और द आर्टिफिशियल वंस। और दिस एग्जिस्टेड सिंस द स्पेस इज देयर, जस्ट एज प्लैनेट्स दे ऑल रिवॉल्व। मशीन्स जो प्लेस किए हुए हैं हमारे ह्यूमन में साइंटिस्ट के द्वारा यूनिवर्स में, वो भी इस सैटेलाइट की तरह ही प्लैनेट के चारों तरफ घूमते रहते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पसेस लाइक द कम्युनिकेशन, रेडियो सिग्नल्स, टेलीविज़न ट्रांसमिशन, ऑब्जर्वेशन, दूसरी चीज़ों पे नज़र रखनी है, अपने देश पे नज़र रखनी है, एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखने के लिए, वेदर फोरकास्ट होता है, इन सभी चीज़ों के लिए ये सैटेलाइट्स वहाँ से एक्टिव रहते हैं। देन मून का जो सरफेस है इट्स वेरी मच लाइक द क्रेटर वंस आर देयर। वहाँ पे डिस्पर्स्ड बैरन फील्ड्स हैं, जो सर्कुलर डिप्रेशंस हैं, जो ढके हुए हैं, बिल्कुल लगता है कि जैसे वहाँ पे गड्ढे हैं बड़े बड़े, है ना। सो इट्स द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। ये अपना रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ कंप्लीट करता है 27 डेज एंड 8 आवर्स में। 27 दिन 8 घंटे में मून अपना एक रिवॉल्यूशन अर्थ के चारों तरफ कंप्लीट करता है। ये स्पिन करता है अपने एक्सिस पे उसी टाइम में लगभग, एंड टेक्स टू कंप्लीट एन ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ओके, इन अराउंड 27.3 डेज। एज अ रिजल्ट, क्योंकि ये जितने टाइम में अपने एक्सिस में मूव करता है उतने ही टाइम में अर्थ के भी चारों तरफ घूम लेता है। इसी कारण हमें हमेशा मून का एक ही साइड नज़र आता है, मून के दोनों हिस्सों को हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। मून इज़ ओपेक, शाइन करता है क्योंकि ये सन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसके पास अपना कोई लाइट नहीं है। ओनली द स्टार्स इन द यूनिवर्स हैव देयर ओन लाइट, और द ऑल द अदर बॉडीज़, जितने भी सेलेशियल बॉडीज़ हैं वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करके शाइन करते हैं, ओके। एंड इट टेक्स अराउंड 1.28 सेकेंड्स फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट टू रीच अस। जो रिफ्लेक्टेड लाइट मून से आती है वो हम तक पहुंचने में 1.28 सेकेंड्स का टाइम लगता है। मून अपीयर्स इन द स्काई इन डिफरेंट शेप्स। हम मून को बहुत अलग अलग शेप्स में देखते हैं स्काई में, हर दिन मून का शेप एक जैसा नहीं होता है। तो ये जो चेंजेस हैं इसके शेप में, इसे फेजेस ऑफ द मून कहा जाता है, यानी मून का अलग अलग फेज, अलग अलग रूप। व्हेन इट इज़ बेयरली विजिबल, जब बहुत ही मुश्किल से, और ये ना के बराबर, जिस दिन हमें चांद नहीं नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड द न्यू मून, और अमावस्या से कहते हैं, ठीक है। जिस दिन अमावस्या होती है उसे न्यू मून कहते हैं, उस दिन चांद नज़र नहीं आता है। और जब ये पूरा एक डिस्क की तरह नज़र आए, गोल पूरा चांद नज़र आता है स्काई में, देन दैट इज़ कॉल्ड द फुल मून या पूर्णिमा, ओके। अमावस्या को चांद नहीं नज़र आता, दैट इज़ न्यू मून। पूर्णिमा को पूरा चांद नज़र आता है, दैट इज़ फुल मून। एंड देन द डिफरेंट फेजेस, जहाँ पे इंक्रीजिंग ऑफ द मून, जहाँ पे धीरे धीरे नहीं से फिर हल्का नज़र आना, फिर थोड़ा सा नज़र आना, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, ओके। ये जो धीरे धीरे नज़र आता है, तो ये इंक्रीज जो साइज़ में होता है उसे वैक्सिंग ऑफ द मून कहते हैं। और जब फिर ये धीरे धीरे पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ बढ़ता है तो इसका साइज़ फिर छोटा होता चला जाता है, मीन्स इसकी विजिबिलिटी कम होती चली जाती है। मून अपने प्लेस पे है, हमें वो विजिबल उस तरह से होता है ड्यू टू द डायरेक्शन ओवर वेयर इट इज़। तो उसे जब साइज़ में डिक्रीज होने लगता है तो दैट इज़ कॉल्ड द वैनिंग ऑफ द मून, ओके। सो द वैक्सिंग इज इंक्रीज इन द साइज, वैनिंग इज डिक्रीज इन द साइज, ओके। जितने भी स्पेस मिशंस गए हैं, जो भी ऊपर गए हैं खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, दे ऑल से दैट मून का जो फील्ड है वो बिल्कुल डेड बैरन फील्ड है, बिल्कुल बंजर ज़मीन है, और वहाँ एयर भी नहीं है, केवल डॉटेड सर्कुलर डिप्रेशंस हैं, यानी गड्ढे हैं बड़े बड़े दूर दूर तक फैले हुए, दे आर कॉल्ड फॉर्म हुए हैं
ड्यू टू द मेटेरिक बम्बार्डमेंट, जो मीटियोर्स टूट टूट के गिरते हैं उनके कारण ये बड़े बड़े गड्ढे गिरे हैं, बने हुए हैं. देन द अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, और जो दूसरे हेवनली बॉडीज़ हमारे यूनिवर्स में हैं, लाइक द एस्टेरॉयड्स, मीटियोर्स, द कॉमेट्स, ऑल दीज आर द अदर हेवनली बॉडीज़ विच आर देयर in the sky. Okay, asteroids जो होते हैं, they are the rock pieces that lie in the belt between the orbits of Mars and Jupiter. Mars और Jupiter के ऑर्बिट के बीच में जो rock pieces का बेल्ट है, okay, like the planets, they also revolve around the sun, but they do not have an atmosphere. और ये बिलीव किया जाता है कि दे आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ अ प्लैनेट, वो टूटे हुए हिस्से हैं किसी प्लैनेट के जो डिसइंटीग्रेट हो गए आफ्टर द बर्थ. जब वो बन रहे थे उसी वक्त वो टूट के अलग अलग हो गए. सो आउट ऑफ अराउंड 1 लाख एस्टेरॉइड्स, करीब 4000 जो होते हैं उन्हें ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है. सिरिस इज़ द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इन द सोलर सिस्टम. ये आप अंडरलाइन करेंगे और याद रखेंगे. दिस विल फॉर्म द मिडल क्वेश्चंस. ओके, सिरिस इज़ द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इन द सोलर सिस्टम. देन कम्स द मीटियोर्स. मीटियोर्स को शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है. ठीक है, मीटियोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द शूटिंग स्टार्स, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैश ऑफ लाइट की तरह दिखते हैं. जब लाइट तेज़ चमकती है ना, वैसे दिखते हैं ये स्काई में. जब इसके छोटे छोटे पीसेस, रॉक और डस्ट के बने हुए जो पीसेस होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो उस वक्त ये बिल्कुल जलते हुए होते हैं और तेज़ लाइट इनसे निकलती है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द शूटिंग स्टार. Then the comets. The word comet originates from the Greek word comb, ठीक है, which means hair of the head. Comet का मतलब है hair of the head in Greek word. They sometimes appear in the sky as beautiful shining bodies. ये आप अपने पिक्चर में यहाँ पे बुक में देख सकते हैं. ये बिल्कुल खूबसूरत से जलते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल शाइन कर रहे हैं. दे आर वेरी ब्यूटीफुल हेवनली बॉडीज़ एंड दे आर मेड अप ऑफ आइस, गैस एंड डस्ट. लेकिन वो जैसे ही सन के पास अप्रोच करते हैं, घूमते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं, इसका जो फ्रोज़न सरफेस होता है, जो क्योंकि ये आइस और गैस डस्ट का बना है, तो जो इसका आइस का बना हुआ सरफेस होता है वो इवेपोरेट होने लगता है. ओके, यानी कि वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो उड़ने लगता है गैस बन करके, फॉर्मिंग अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट विद 2 टेल्स. कि ये पीछे में टेल नज़र आने लगता है वो गैस और डस्ट के कारण, क्योंकि इसमें इवेपोरेशन होने लगता है. एंड देन द सोलर विंड्स फोर्स द गैस बैक अलॉन्ग विद द सम डस्ट टू फॉर्म अ ग्लोइंग टेल. और जो ये सोलर विंड, वहाँ पे जो तेज़ सोलर विंड्स चलते रहते हैं, उसके कारण ये गैस और डस्ट पीछे की ओर पुश होते जाते हैं, जिससे कि ये लगता है कि उसमें टेल बनी हुई है. Comets visit the solar system from time to time from beyond the orbits of Neptune and Pluto. कई बार ऑर्बिट से बाहर निकल करके भी वो घूमते हुए नज़र आते हैं. दिस इज़ द हेलीज कॉमेट. ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं हेलीज कॉमेट का, ये हर 76 ईयर्स पे एक बार नज़र आता है. ओके, विद द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द 76 ईयर्स यू कैन सी द हेलीज कॉमेट इन द स्काई. Okay, so this is your first chapter of the geography in which we explored the solar system, the different heavenly bodies like the earth, the moon, the satellite, star, the asteroids, meteors, everything. You read out the chapter thoroughly. I'll send you the answers and be ready with the one-word answers and the fill-ups for the test which I'll take orally in the online class. Okay, thank you.